ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली दो बेसिक पॉइंट्स आएंगे। एक होगा बॉन्ड लेंथ और दूसरा होगा बॉन्ड एंगल। फिर हम इसी में बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में भी बात करेंगे। तो बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। द फर्स्ट थिंग इज द बॉन्ड लेंथ, सेकेंड bond angle, and the third one is the bond energy या जिसको bond strength या bond enthalpy भी कहते हैं। तो third is the bond energy। ये तीन चीज़ें हमने पढ़नी है बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स में। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिस्कस करें, तो बॉन्ड लेंथ है द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। मीनिंग कि अगर हमने दो एटम को बॉन्ड किया, एक एटम ये और एक एटम ये, कोवलेंटली बॉन्डेड है या बॉन्डेड है, इनके न्यूक्लियाई हैं, तो इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। जनरली ये एंगस्ट्रॉम में मेजर होती है, कई बार हम पिकोमीटर में भी ले लेते हैं। ये कोवेलेंट की बात है। अगर हम आयनिक कंपाउंड ले लें तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के सम को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे, जिसको हम d से लिख सकते हैं, यहां भी d लिख सकते हैं। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, उसमें जैसा अभी हमने बताया कि दो कंबाइनिंग एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, तो भाई जितना छोटा एटम होगा उतनी उसकी छोटी रेडियस होगी, या दो कंबाइनिंग एटम की बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। सो द बॉन्ड लेंथ increases with the increase in the size of atom। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारे पास HX है, X फॉर हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन हेलोजन का साइज अगर हम देखें तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक साइज इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम चल रहे, साइज बढ़ेगा। तो HF, HCl, HBr और HI
हाइड्रोजन एटम सेम, लेकिन एटम का साइज यहाँ छोटा है, यहाँ क्लोरीन बड़ा हो गया, ब्रोमीन और बड़ा हो गया, आयोडीन और बड़ा हो गया, बट हाइड्रोजन रिमेन सेम। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। सिंपल एकदम, किसी भी केस में हो सकता है। जैसे आपने O और H का बॉन्ड लिया और S और H का बॉन्ड लिया, सल्फर के बाद सिलीनियम आ जाएगा, तो ऑक्सीजन से सल्फर से सिलीनियम साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। द सेकेंड फैक्टर आएगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मतलब बिटवीन द टू एटम डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, अगर हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड देखें तो द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। द बॉन्ड लेंथ decreases with the multiplicity of bond। जैसे अगर हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लें, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लें, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने ज़्यादा बॉन्ड दो एटम के बीच में आते जाएंगे उनकी क्लोजनेस उतनी बढ़ती जाएगी। तो अब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड फैक्टर एकदम आसान है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की ही बात करें, जैसे मान लें हमने लिया एक एग्जांपल में HCHH इथेन। दूसरा एग्जांपल हमने लिया इथीन, और तीसरा एग्जांपल लिया हमने एसिटिलीन, इथाइन। तो इन सभी में देखें तो CH बॉन्ड की बात करें, अगर हम इस CH बॉन्ड की या इस CH बॉन्ड की या इस CH बॉन्ड की, तो सभी बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में है और सभी सिंगल बॉन्ड भी है। लेकिन जिस कार्बन से अटैच है उनके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ये sp3, ये sp2 और ये sp। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन is more than sp2 कार्बन is more than sp3 कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एबिलिटी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इस कार्बन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुल करने की ताकत होगी। और अगर अपनी तरफ बॉन्ड को पुल करने की ताकत ज़्यादा होगी तो ये H को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, और जितना ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा,
जितना ज़्यादा पुल करेगा उतना बॉन्ड छोटा हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसका बॉन्ड है H के साथ, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका बॉन्ड है H के साथ, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसका बॉन्ड है H के साथ, तो सबसे ज़्यादा पुल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपनी तरफ हाइड्रोजन को कर लेगा, सबसे कम कर पाएगा sp3। इसीलिए बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी CH की sp में, उससे बड़ी होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हाइड्रोजन के साथ लगा है। बहुत सिंपल है बॉन्ड लेंथ को प्रेडिक्ट करना, नॉट सो टफ। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल है द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। मतलब जैसे अगर हमने O और H लिखा तो एंगल बिटवीन द लाइंस, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल थीटा। दैट इज द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। अब ये थीटा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? इसमें से सबसे पहला फैक्टर आएगा, सबसे पहला फैक्टर यहां लिख देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेंगे? उसमें से सबसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ सेंट्रल एटम। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया इस पॉइंट को। जैसे अगर हमने मान ले लिया ईथेन, H H H, ये तो ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जिसकी वजह से कोई भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बन जाएगा। अगर हम इथीन लें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ sp2 यानी ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री का। और अगर हम एग्जाम्पल लें एसिटिलीन का, इथाइन का, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो यही बॉन्ड एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। मीनिंग s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना बढ़ जाएगा। s की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर is the lone pair repulsion। इस लोन पेयर रिपल्शन को हम प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन लेते हैं CH4, हमने एग्जांपल लिया मीथेन का CH4, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है ऑन द सेंट्रल एटम। ये स्ट्रक्चर है और इसका परफेक्ट बॉन्ड एंगल मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल में अमोनिया ले लें, अमोनिया अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं
तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आएगा अमोनिया का, राइट। इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन के पास है यहाँ लोन पेयर, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का रहता तो वही है sp3 जैसा मीथेन में था, लेकिन थीटा दैट इज बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल थीटा थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, और यहाँ बॉन्ड एंगल बन जाता है 107 डिग्री के अप्रॉक्स। तो अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से हमारे पास, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। और अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज यू चूज द वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये रहा। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल यानी O H एंड H विद द लोन पेयर ये इसका परफेक्ट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शंस आएंगे, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, इधर से रिपल्शन मिला और इधर से इसको रिपल्शन मिला, मतलब एक OH का बॉन्ड दो लोन पेयर से रिपल्शन फील कर रहा है, जिसकी वजह से जो थीटा है बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ये और डिक्रीज हो जाता है, और अब बॉन्ड एंगल रह जाता है हमारे पास 104.5 डिग्री का, 104.5 डिग्री का। मतलब लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पर बढ़ते जाएंगे विद द सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp3, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कैसे अफेक्ट करती है। देखिए इसके लिए हम दो बेसिक पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं जिस एटम से सराउंडिंग एटम लगे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम, या कहें साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम या साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो अगर हमारे पास सेंट्रल एटम सेम ग्रुप के हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तब क्या होगा। और अगर सेंट्रल एटम हमारे पास सेम है, जैसे फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, और सराउंडिंग एटम अलग है, जैसे PF3 PCl3 PBr3 PI3, लाइक दिस वन, इनको हम लिख करके आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ central atom is different, but electronegativity of surrounding atom is same। जैसे अगर हमने लिया
वाटर, ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा सल्फर, फिर सिलीनियम, फिर टेलुरियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम डिक्रीज हो रही है, और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तो ये सेम रहेगा। अब ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं, अपनी तरफ खींच लेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिससे उसका स्ट्रक्चर या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का मैक्सिमम अपनी तरफ खींच लिया इसने। ये अपना इलेक्ट्रॉन था और ये खींच लिया। मतलब अब अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अगर हम देखें तो इट इज़ क्लोज एनफ। लेकिन अगर सल्फर को हम कंसीडर करते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और कम होने की वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पुल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, स्पेशली जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सल्फर की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करते, दूर ही रहते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी हमें ऐसी कुछ मिलेगी दूर तक, और इनके बीच का अगर हम गैप एनालाइज करते हैं तो ये गैप है, गैप बढ़ गया, और गैप बढ़ गया तो लेस रिपल्शन होगी, और गैप कम है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में तो मोर रिपल्शन होगी, और अगर ज़्यादा रिपल्शन होगी तो हाइड्रोजन इधर की तरफ भागेगा, ये हाइड्रोजन इधर की तरफ भागेगा, ऐसे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे। अब जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे थीटा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना कम दूर जाएंगे थीटा उतना कम होगा। सिलीनियम इज़ डूइंग द सेम, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाता है, और टेलुरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये सबसे कम खींचता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से पहले ही दूर है, मतलब हाइड्रोजन इधर या हाइड्रोजन इधर शिफ्ट नहीं होंगे, पास रहेंगे, इसीलिए थीटा सबसे छोटा होगा। थीटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें थीटा और थोड़ा बढ़ेगा, और इसमें थीटा सबसे ज़्यादा होगा। देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन लगता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बॉन्ड उतना दूर जाएंगे, जितना ज़्यादा लगेगा रिपल्शन बॉन्ड उतने दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फैल जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, जिससे इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, यहाँ 92.5, इस केस में लगभग 91 डिग्री का होगा, और इस केस में 90.5 होगा। तो यू कैन सी देयर इज़ अ शार्प डिक्रीज, बट ऑलमोस्ट बाकी जगह कांस्टेंट सा ही रहता है। अप्रॉक्सीमेटली हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन फर्स्ट शार्प डिक्रीज एंड देन वेरी स्लो डिक्रीज। दिस इज द फर्स्ट थियरी बिहाइंड इट। लेकिन इसके साथ ही देयर इज़ अ वन कंसेप्ट ऑल्सो जिसको हम बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ये एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगो रूल क्या कहता है? ड्रैगो रूल कहता है व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ थर्ड पीरियड और बिलो दिस, यानी सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का हो या उससे नीचे का हो इन द पीरियोडिक टेबल, देन लोन पेयर रिसाइड
in stereochemically inactive orbital, and bonding will takes place through pure p orbital, but the electronegativity value of the surrounding atom must be less or equal to 2.5. इतनी हमने बात बोली, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं इसको. According to the rule, when the central atom is of third period or below this in the periodic table, then lone pair resides in stereochemically inactive in their orbitals, and bonding will takes place through pure p orbitals, but the electronegativity value of the surrounding atom must be less or equal to 2.5, less or equal to 2.5. मतलब अगर हमने लिया यहाँ वाटर H2, फिर लिया H2S, फिर लिया H2SE या H2TE, तो ये रूल कहता है कि ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो ये बनता है 2s2 एंड 2p4. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, और ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं sp3. तो अब ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है. ये ऑर्बिटल sp3, ये ऑर्बिटल sp3, ये ऑर्बिटल sp3 और ये भी sp3. तो किसी भी दो ऑर्बिटल में हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं. बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है. ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गया और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गया. इस तरीके से दीज लोन पेयर आर इन sp3 एंड sp3. लेकिन अगर हम H2S की बात करें, सल्फर, तो सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और सिलीनियम टेल्यूरियम फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है. सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 कंसीडर होती है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5. तो लेस और इक्वल टू 2.5, यस इट इज़ लेस देन 2.5. तो सल्फर में 3s2 एंड 3p4 है, मतलब 3s एंड 3p. 1 2 3 4, ये 3p हो गया और ये 3s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन. तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव कहने का मतलब यहाँ हुआ कि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं. नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है.
और ये लोन पेयर अपने अपने ऑर्बिटल में रहते हैं। बॉन्डिंग सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दो यही करेंगे। अब p तो हमारे पास कैसा होता है, डंबल शेप होता है, और वो भी परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अगर परपेंडिकुलर है तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा और ये रहा। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, ऐसे हो गई। अब एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। अब क्योंकि ये पहले से ही परपेंडिकुलर थे और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास ही रहता है, दैट इज 92.5 डिग्री। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। सेम इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसमें भी नहीं, इसीलिए इनके बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 ही रह जाते हैं। दिस इज द ड्रैगोज रूल। एक पॉइंट। आप अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हमने लिया अमोनिया NH3, हमने लिया फॉस्फीन यानी PH3, आर्सेन एंड एंटीमनी का हाइड्राइड। इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 ही है। इसमें क्या सभी जगह वही रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन रहा हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और 2s के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। कितने sp3 बनेंगे, 4 sp3 बनेंगे। हम ये हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक sp3, दूसरा sp3, थर्ड एंड द फोर्थ sp3 ऑल कंटेन 1 1 1 बट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस वन। तो अब हम कहेंगे कि ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो दिस लोन पेयर इज इन sp3। अब उसके बाद बॉन्डिंग दिखा देंगे। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई, और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई। लेकिन जब यही सिचुएशन फॉस्फोरस के साथ आएगी तो वो हो जाएगा 3s2 एंड 3p3, 3s में और 3p में, 1 2 3 दैट इज 3p एंड 3s। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द ड्रैगोज रूल, यानी फॉस्फीन डू नॉट अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन, फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। तो अब आपके पास 3p ऑर्बिटल है। तो ये p z px and the py, all the three contain 1 electron in each। और ये हाइब्रिडाइजेशन में चले गए हाइड्रोजन के साथ, सॉरी बॉन्डिंग में चले गए हाइड्रोजन के साथ। इधर भी हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया। अब सेम 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल हमें अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलता है, दैट इज इन द केस ऑफ फॉस्फोरस ये 93 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, जिसको हम 90 डिग्री के अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो अगर हम फॉस्फोरस को ऐसे लिखें PH H H विद द लोन पेयर, तो दिस लोन पेयर इज इन द प्योर ऑर्बिटल। किस में है, 3s में है। इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, जबकि यहाँ जो लोन पेयर था वो था sp3 में अकॉर्डिंग टू द ड्रैगोज रूल। आर्सेनिक में वही बॉन्ड एंगल आ जाता है लगभग 92 डिग्री का, और एंटीमनी में 91 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं 107.5 से 93 पर आना शार्प डिक्रीज है, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए। तो ये ड्रैगोज रूल कहता है। तो देयर आर द टू कंसेप्ट, जिसमें हम एक बात करते हैं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरी बात करते हैं हम ड्रैगोज रूल की। जैसे अगर हम प्रीवियस रूल से चलें तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस, बट नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नहीं है।
नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने क्लोज ले आएगा, अपने क्लोज ले आएगा, अपने क्लोज ले आएगा, फॉस्फोरस नहीं ला पाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ तक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच में गैप कम होगा। और गैप कम होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, तो रिपल्शंस ज़्यादा मिलेंगे, रिपल्शंस ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा रिपल्शन मिलेंगे। तो थीटा ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर देन थीटा ऑफ PH3। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कंसेप्ट है, और ये हमारा ड्रैगोज रूल के बेसिस पर कंसेप्ट है। एंड दिस रूल इज कंसीडर्ड टू बी द मोर इफेक्टिव, मोर करेक्ट देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। आई होप क्लियर होगा। इसमें ड्रैगोज रूल में एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है। जैसा हमने बताया कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड होगा या उससे नीचे का होगा, फोर्थ या फिफ्थ पीरियड, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होगी, तो ड्रैगोज रूल हम लगा देंगे और कहेंगे कि लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये रूल एक जगह वायलेट हो जाता है, या कहें कि ये रूल उस जगह नहीं लगता, या कहें कि इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। दिस रूल is applicable for the compound, for the compounds having 4 electron pair which contain at least one लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, तब लगेगा। एंड दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल if on central atom no lone pair is there. कोई लोन पेयर अगर नहीं होगा सेंट्रल एटम पर, तब ये रूल नहीं लगाएंगे हम, तब सीधा सीधा रूल चलेंगे। जैसे अगर हमने लिया मान लो CH4 और लिया SiH4 या GeH4, अब चाहे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी हो, हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। दिस इज sp3, सिलिकॉन इज sp3, जर्मेनियम इज ऑल्सो sp3। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.5 से कम है सराउंडिंग एटम की, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी sp3 है। तो सेंट्रल एटम पर कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होनी चाहिए, तब रूल लगेगा। बट इफ ऐसा नहीं, जैसे अगर हमने लिया फास्फोरस, इसके साथ आपने क्लोरीन लगा दिए, तो फास्फोरस पर एक क्लोरीन हो गया, दूसरा भी क्लोरीन हो गया, तीसरा भी क्लोरीन हो गया, ये लोन पेयर हो। अब फास्फोरस है तो हमारे पास थर्ड पीरियड का,
एक लोन पेयर भी है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा हो गई, तब ये रूल नहीं लगेगा। फॉस्फोरस विल अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन और तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 काउंट होगा, लेकिन वहीं pH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, नो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल 2-3 रूल्स के साथ मिलकर बना है, 2-3 कंडीशन के साथ मिलकर बना है। फर्स्ट कंडीशन सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और बिलो होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल एटम पर कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तीसरा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होनी चाहिए। तब मिलाकर हम ड्रैगोज रूल को अप्लाई कर पाएंगे या अप्लाई करा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम। फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाए, मान लेते हैं सपोज फास्फोरस के साथ आपने कोई दूसरे एटम भी लगा दिए, जैसे अगर हमने लिखा PF3 PCl3 PBr3 and PI3, ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, ट्राईआयोडाइड, ट्राइफ्लोराइड। अब फॉस्फोरस हैलोजेंस के साथ लगा हुआ है, X, X एंड X। इसमें दो कंसिडरेशंस लेते हैं। जैसे हमने लिया फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन, फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन, यहाँ ड्रैगोज रूल नहीं लगेगा क्योंकि सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। अब फॉस्फोरस और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया फ्लोरीन, तो अब फ्लोरीन फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी क्लोज ले आएगा ऐसे, जिसकी वजह से इनके बीच में जो गैप है ये ज़्यादा होगा, और गैप ज़्यादा होगा तो लेस रिपल्शन होगा। लेस रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से कम दूर जाएंगे, कम दूर जाएंगे तो इसका थीटा छोटा ही रहेगा, लगभग 97 डिग्री के आसपास होगा। अब अगर हम फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन ले लें तो ऑल्दो क्लोरीन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फॉस्फोरस बट लेस देन द फ्लोरीन, तो अब इलेक्ट्रॉन दूर ही रहेगा। और अगर फ्लोरीन जितना क्लोज नहीं आ पाया तो इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा। यहाँ गैप ज़्यादा था, गैप कम था इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम तो रिलेटिवली मोर रिपल्शन। अगर रिपल्शन ज़्यादा होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। दूर जाने की वजह से इनका थीटा बढ़ जाएगा और यहाँ बॉन्ड एंगल या यहाँ थीटा हो जाता है 100 डिग्री के आसपास, थीटा बढ़ जाता है। ये लो, इसमें एक चीज़ और आपको कंसीडर करनी है कि फ्लोरीन का एटम छोटा होता है जबकि क्लोरीन का एटम बड़ा होगा, और छोटे एटम में भी रिपल्शन कम लगता है, बड़े एटम में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिपल्शन ज़्यादा लगेगा और यहाँ भी ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगने की वजह से भी ये दूर जाएंगे, तो देयर आर दीज टू फैक्टर। और दूर जाएंगे तो नेचुरली बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। अगर हम ब्रोमीन ले लें इसकी जगह तो ब्रोमीन और बड़ा एटम हो गया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से भी कम है।
तो फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन बहुत हद तक अपने पास ही रख पाएगा ऐसे। अब इनके बीच में गैप और कम हो गया, ये देखिए, तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे। एंड सेकेंडली ब्रोमीन का साइज और लार्ज हो गया। लार्ज साइज होने से इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गई, जिससे ये और दूर जाएंगे। तो यहाँ थीटा फर्दर इंक्रीज होगा और थीटा यहाँ 101.5 डिग्री का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अब हम Pi3 ले लें, तो आयोडीन तो हैलोजेंस में सबसे बड़े एटम है। जितने बड़े एटम होंगे उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, उतना दूर जाएंगे एक दूसरे से। जितना दूर जाएंगे थीटा की वैल्यू, बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होकर यहाँ पर लगभग 102 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। 102 डिग्री के आसपास यहाँ बॉन्ड एंगल पहुँच जाएगा। इस तरीके से हम स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिया मान लो OF2, OCl2, OBr2, like this one, तो सेम कंसिडरेशन। यहाँ फ्लोरीन एक छोटा एटम है, क्लोरीन बड़ा एटम हो गया और ब्रोमीन और बड़ा हो गया, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द टू कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे को टक्कर मारते रहेंगे और यहाँ और ज़्यादा होगी, जिससे थीटा रेगुलरली इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे यहाँ थीटा होता है लगभग 103.2 डिग्री का, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 111 डिग्री का और यहाँ फर्दर इंक्रीज़ कर जाता है बॉन्ड एंगल। तो लार्ज साइज होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ते चले जाते हैं, बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू इंक्रीज। अब अगर हम H2O लें, Cl2O लें या F2O लें, तो सेंट्रल एटम इज सेम, हाइड्रोजन डिफरेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया। तो यहाँ बॉन्ड एंगल है 111 डिग्री का, यहाँ बॉन्ड एंगल है 103.2 डिग्री का और यहाँ बॉन्ड एंगल है हमारे पास 104.5 डिग्री। तो अब अगर हम इन तीन को एक साथ लें तो यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। हैलोजेंस के केस में साइज और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो सिर्फ एक फैक्टर को लेकर, साइज को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल ओवरऑल रिएक्ट करता है, ओवरऑल बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। उसमें स्टेरिक क्राउडिंग भी लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी लेते हैं। क्राउड भी लेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिफरेंस भी लेंगे। जैसे अगर हमारे पास मान लो NF3 होता और NCl3 होता और मान लेते हैं कि अमोनिया भी होता, तो अगर हम अमोनिया लेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर होगी, जिसमें नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच में जो गैप है वो कम है, यहाँ देखो क्लोज है। लेकिन अगर आपने NF3 लिया है तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास fluorine is more electronegative and the size of fluorine is much bigger than the hydrogen, तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा, फ्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हमारे पास नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन,
ये रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेन। अब देख सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होंगे, थीटा डिक्रीज कर जाएगा, और साइज ऑफ फ्लोरीन भी बहुत बड़ा नहीं है। तो NF3 में बॉन्ड एंगल हमें मिलता है 102 डिग्री का, और अमोनिया हम जानते हैं 107.5 डिग्री का। तो किसी एक फैक्टर से हम प्रिडिक्ट बॉन्ड एंगल को नहीं करेंगे, हमें दोनों फैक्टर को यहाँ इन्वॉल्व करना पड़ता है, दोनों फैक्टर लगाते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम। लेकिन अगर जैसा अभी बताया कि अगर सराउंडिंग एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, या सेंट्रल एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, लेकिन लोन पेयर कोई नहीं है, तो सभी के बॉन्ड एंगल बराबर होंगे। जैसे मीथेन और CF4 ले लें, तो कार्बन और हाइड्रोजन, चाहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी का कुछ भी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी हो, या साइज कुछ भी हो, ये थीटा दैट इज दिस वन, और CF3 का थीटा, CF4 का थीटा दैट इज दिस थीटा will be same. Both will have the 109 degree 28 minute. आप चाहे तो सिलिकॉन का कोई कंपाउंड लें, जैसे SiF4। बस इतना होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ है, जैसे यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड है, इधर भी 4 सिंगल बॉन्ड है, और SiF4 में भी 4 ही सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है ऑन द सेंट्रल एटम, तो थीटा अफेक्ट नहीं होगा। 109 डिग्री 28 मिनट सेम बॉन्ड एंगल आएगा। और एग्जांपल करें, जैसे हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड HCH, तो इसमें बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से है। दिस इज सपोज टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये है हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड, और ये है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। हम जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, और ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यानी पास आ जाएंगे। तो इसमें आपको दो तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगे, θ1 एंड θ2, एंड सर्टेनली θ1 इज ग्रेटर देन θ2। परफेक्ट 120 डिग्री के एंगल इसमें नहीं होंगे। परफेक्ट 120 डिग्री के एंगल इसमें नहीं होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। जो फैक्टर हमने प्रीवियसली किए थे, उन्हीं फैक्टर को अब हम फिर से यूज़ कर लेते हैं। उन्हीं फैक्टर के बेसिस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ कम होगी और कहाँ ज़्यादा होगी। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशंस ज़रूर हैं, और उन कंडीशंस को हम ज़रूर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फैक्टर्स को देखें अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर, भाई जितना एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। जैसे अगर हमने लिया HF छोटा बॉन्ड है, HCl बड़ा बॉन्ड हो गया, HBr और बड़ा बॉन्ड हो गया, और HI और बड़ा बॉन्ड। जितना छोटा बॉन्ड होगा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी हैलोजन से लगे हैं और हाइड्रोजन से लगे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से
इस लेंथ ज़्यादा होने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लिख सकते हैं ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, greater will be the bond length. Greater is the bond length, right? And lesser is the bond energy, bond enthalpy, यानी वीक बॉन्ड होता जाएगा। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का डाटा ये होगा, ऑर्डर ये होगा। अगर बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ का इसका रिवर्स हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। सेकेंड फैक्टर आएगा, अब सिंपल फैक्टर है, एकदम आसानी से समझ आने वाला। हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम एटम का लें तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो जाएगी अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। जैसे CH का बॉन्ड है हमारे पास, ये sp है, CH का बॉन्ड है, ये sp2 है, और sp3CH बॉन्ड। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी आपको sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की हाइड्रोजन के साथ मिलेगी। और अभी हमने लिखा बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पर भी अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें ऑफ CH बॉन्ड तो ये सबसे ज़्यादा होगी, ये उससे कम, और सबसे कम होगी C और H, वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिंपल एकदम। इसमें कुछ चीज़ें और भी हमें ध्यान रखनी है, जैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कितनी अच्छी है और बॉन्ड लेंथ कम है या ज़्यादा है, और साथ ही साथ रिपल्शन। तो थर्ड फैक्टर पर अब हम आते हैं, रिपल्शन। अगर हम रिपल्शंस की बात करें तो जैसे हमारे पास है C और C का सिंगल बॉन्ड, C और C का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, या फ्लोरीन और फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड। तो इफ वी टेक कार्बन तो 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग कर ली। नाइट्रोजन ले तो 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन ले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फ्लोरीन ले तो 1 2 3 4 5 6, 7th ने बॉन्डिंग की। ये स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ध्यान से देखो तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड भी 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके बीच में रिपल्शन है। यहाँ अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इधर, इनके बीच में रिपल्शन है। यहाँ अगर हम काउंट करें तो 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ काउंट करें तो 5 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन होगा। और यहाँ देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन होगा। सर्टेनली जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आता जाएगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड में स्ट्रेन आएगा, इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन,
इन चारों केस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है। और अगर रिपल्शन कम है तो बॉन्ड में स्ट्रेन कम होगा। बॉन्ड में स्ट्रेन कम होगा तो बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। दैट इज, अगर बॉन्डेड एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 5 ईच थे, यहाँ 4 ईच हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 3 ईच है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डेड एटम्स पर और जितने ज़्यादा वो क्लोज होंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन जितना ज़्यादा लगेगा स्ट्रेन उतना ज़्यादा आएगा, उनको तोड़ना आसान हो जाएगा, बॉन्ड खिंच जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, थोड़ी सी फोर्स लगाएं, थोड़ी सी एनर्जी दें और बॉन्ड टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ लगभग 139 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, यहाँ लगभग 146 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, 163 किलो जूल पर मोल, और यहाँ 348 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन इस चीज़ को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे बॉन्ड लेंथ से। कार्बन का एटम बड़ा एटम है, उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई एक फैक्टर को लेकर हम सारे रूल नहीं बना सकते। नाइट्रोजन का एटम छोटा है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ऑक्सीजन का एटम और छोटा है, उसकी बॉन्ड लेंथ और कम है। फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा होगा। तो सिर्फ हम ये कहें कि सिंगल बॉन्ड छोटा है तो स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे हमने प्रीवियस में कहा था, नहीं, वो डिपेंड कर रहा है कि क्या कंडीशन है, कौन कौन से वो एटम है जो बॉन्डेड है। तो अब अगर हम यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में होगी, और अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वो भी इसी ऑर्डर में होगी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्स है। कंडीशन है कि वो किस कंडीशन पर है, बॉन्डेड एटम किन किन एटम्स के बीच में लगा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ेगी, और हमने यहाँ सभी फैक्टर्स को डिस्कस किया है। तो खाली हम एटम को देखकर ये डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लें, हमने लिया मान लो H और H का बॉन्ड, H और F का बॉन्ड, और F और F का बॉन्ड। तो H और H में तो कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं। F और F में ये देखिए बहुत ज़्यादा रिपल्शन होंगे। फ्लोरीन पर तो लोन पेयर हैं लेकिन हाइड्रोजन पर नहीं है, बट यहां पर हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट हो गया, फ्लोरीन लार्ज हो गया, और ये फ्लोरीन भी लार्ज, ये फ्लोरीन भी लार्ज। तो अब अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लोरीन और फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और सबसे बीच में आ जाएगा इन दो के बीच में ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड एनर्जी। अब रह गया हमारा दूसरा पार्ट कि अब इसमें ऐसा क्या हुआ, जबकि फ्लोरीन तो बड़ा है, फ्लोरीन बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। यहाँ एक पॉइंट और आता है, वो आता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो यहाँ S और S की ओवरलैपिंग है, यहाँ S और P की ओवरलैपिंग है, और S और P की ओवरलैपिंग 1S with 2P overlapping is much stronger than 1S and 1S overlapping. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ दिस इज़ द रीज़न। तो कुल मिलाकर हमारे पास अभी तक के 4 रीज़न बन गए। साइज़ भी देखना है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी देखना है,
हाइब्रिडाइजेशन भी देखना है और रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम भी देखना है। इन सब को कंक्लूड करेंगे तब हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा, बच्चों का यही सवाल होता है। तो बेटे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, टॉपिक पढ़ते चले जाओगे, क्वेश्चंस करते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्लियरिटी बिल्कुल आती चली जाएगी कि लोन पेयर को देखना है, साइज़ को देखना है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को देखना है। इसमें एक फैक्टर और है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ज्ञान नहीं मिलता। चीज़ें तो सब मिल जाती हैं आपको बुक्स में, लेकिन उन बुक्स को जब तक आप पढ़कर अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, तब तक कंसेप्ट पर क्लियरिटी नहीं आती। क ख ग ABCD सब सीख लेते हैं, लेकिन जब तक उन अक्षरों को मिलाना नहीं सीखते तब तक हम वर्ड नहीं बना पाते। तो सेम ये है, इट इज़ अ प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी। होपलेस नहीं होते। तो नेक्स्ट पार्ट पर आता है, फिफ्थ फैक्टर है, दैट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी सिंपल, सिंगल बॉन्ड, वीक, डबल, स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल, ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट। चाहे वो अब किसी भी एटम के बीच में लगा हो, छोटे से छोटे के बीच में लगा हो या बड़े एटम के बीच में लगा हो। सिंगल बॉन्ड हमेशा वीक होगा डबल से, डबल हमेशा वीक होगा ट्रिपल से। बॉन्ड एनर्जी, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमसे पूछा कि H और H की बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए और Cl और Cl की बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, तो अभी हमने देखा था कि H और H की बॉन्ड स्ट्रेंथ और Cl की बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर हम देखें, अभी इसमें ऐसा नहीं कि हमने सारा पढ़ लिया। धीरे 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 जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे और थोड़े थोड़े कंसेप्ट को अपने अंदर इन्वॉल्व करती रहती है। अब क्लोरीन और क्लोरीन का एटम बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। H और H बहुत छोटे एटम है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस वजह से बॉन्ड एनर्जी इस ऑर्डर में होगी। तो ये सारा था हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स या बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ भी सीखी, बॉन्ड एंगल भी सीखा और बॉन्ड एनर्जी भी सीखी।